नमस्कार, नई दिशाएं में आपका स्वागत है। क्या आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे मार्गदर्शक को जो आपको बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें कैसे। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और मिलाते हैं अपने मेहमान से। हमारे मेहमान हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में अमित झा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और अमित, सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, सबसे पहला तो ख्याल मन में ये आता है कि हम कैसे तैयारी करें और कौन सी फील्ड हमारे सही होगी, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जो वैकेंसीज है वो निकलती है। तो जब हमको सिलेक्शन करना होता है अपने फील्ड का, तो वो सिलेक्शन किस आधार पर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहूंगा कि एकदम शांत होके एक बार अपने दिल से पूछें, अपने मन से पूछें कि वो करना क्या चाहते हैं। जी। और जब उनको ये आंसर मिलता है तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर विद्यार्थियों का, हर स्टूडेंट का मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी युद्ध की जो रणनीति बनती है वो दिमाग में पहले बनती है। जो भी युद्ध लड़ा जाता है वो दिमाग में पहले लड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसकी जीत या हार का फैसला होता है। तो जी। आप कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने, जब जिस भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। जब तक आप मेंटली डिवोटेड नहीं होंगे, जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक आप उस पे कितना भी मेहनत कर लें फिजिकली, आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दिमाग से आपको पहले सक्सेस होना है। दिमाग को अपने आप को बताना है, माइंड को अपने आप को बताना है कि आप ये काम करने जा रहे हो और आपको ये लक्ष्य हासिल करना है। तो जी। सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर हुए, अपने दिमाग को बताएं कि हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्या क्या हमारे हर्डल्स आएंगे, हमारे टारगेट में क्या क्या रुकावटें आएंगी। तो ये सारी चीज जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वो सारी चीजों के सॉल्यूशंस देने लगता है। जी, सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात बात ये होती आपने है बताई, मेंटली मेंटली प्रिपेयर प्रिपेयर होने होना। जी। तैयारी, मेंटली प्रिपेयर होने से आपको प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस नजर आते हैं, ना कि प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी तो आप प्रॉब्लम या बहाने ढूंढेंगे। जी। तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना। मेंटली प्रिपेयर होने से आपका एक एटीट्यूड बनता है उस टूवर्ड्स आपके एग्जाम्स जो भी हैं या आपके जो एम है उसको लेकर। अगर आपका एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी तरफ बना, तो आप हर तरीके से, हर मुमकिन आप प्रयास करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में और अपने आप को डिवोट करने में। आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। जी। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए, हर कोचिंग्स जो होती हैं वो अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल्स दे के, एग्जाम्स लेके बच्चों की प्रिपरेशन तो करवाती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हो पाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि वो मेहनत तो किए, तैयारी तो किए, लेकिन वो नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा पाए। जी। यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा कि आप अगर मेंटली डिवोटेड रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएंगे टुवर्ड्स एग्जाम। आप तैयारी कीजिए, सारी चीजें आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स कोचिंग की तरफ से मिल रही हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप अपने मन में एक डाउट लेके बैठेंगे कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो वहीं पे आप वो जंग हार जाते हैं, वहीं पे वो एग्जाम आप फेल करने लगते हैं। जी, ये तो बहुत ये अच्छी बात डाउट आपने जब तक अपने बताई कि मन में डाला, हाँ, डिवोटेड होना बहुत जरूरी है। और आपने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जो आपको मटेरियल तो प्रोवाइड कर देते हैं, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी ले लेते हैं ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। उसके बावजूद हम उन्हें कोसते हैं कि हमारा प्रॉपर वे में हो नहीं पाया सिलेक्शन। सर, जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारी स्टडी का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम स्टडीज के लिए, वो हमारा कैसे होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि टाइम टेबल जो होता है वो जो भी स्टूडेंट है वो अपनी अ, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से बनाए। कई बच्चों की तैयारी मॉर्निंग सुबह उठ के इस तरीके से वो तैयार करते हैं, कई बच्चों को रात में पढ़ने की आदत होती है। तो जिस
वक्त पे वो कंफर्टेबल, जहां पे उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, उस टाइम को वो सेलेक्ट करें अपने 24 घंटे में, और वहां पे डेडिकेटली वो पढ़ाई करें। ऐसा कोई लॉ नहीं है या नियम नहीं है कि आप पढ़ने का एक ही मकसद होता है कि पढ़ाई के वक्त आप डिस्टर्ब ना हो और पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें। हम्म। तो टाइम टेबल जो है वो अपनी सहायता के अपनी जो भी जरूरत है उसके हिसाब से, जो भी उसका काम, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी कर रहे हैं या कुछ जगह पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो जहां पे उनको ऐसा टाइम मिले दिन के 4 घंटे, वो बिना किसी डिस्टरबेंस के वो पढ़ सकें, वो वाला टाइम उनको अपने लिए निकालना होगा। जी, अपने कंफर्ट और जोन के अकॉर्डिंग। रही जी, नहीं नहीं, कंफर्ट जोन की बात नहीं है, बात है यहाँ पे कि वो किस टाइम पर अपने आप को बिना किसी डिस्टरबेंस के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, ओके। ऐसा टाइम। जी, अमित जी, क्या होता है ना कि बहुत सारे एग्जाम्स में ना डिस्ट्रीब्यूट होता है, इतने मार्क्स इसमें, इतने मार्क्स इसमें, तो क्या हमें उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आपको नंबर स्कीम्स के बारे में पता है कि आपके एग्जाम में इस सब्जेक्ट पे से इतने इतने नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो जिस सब्जेक्ट में या जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, ज्यादा नंबर के, वो प्रायोरिटी में आप रखिए हम्म। और उनके उनके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। आप अगर प्रॉपर, देखिए, नोट्स मिल जाते हैं कोचिंग सेंटर से, जहां भी आप पढ़ रहे हैं आजकल तो फैसिलिटी बहुत है, लेकिन गूगल से भी आप नोट्स निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आदमी खुद के नोट्स बनाता है ना, हम्म। तो खुद के नोट्स तब बनते हैं जब वो आदमी खुद पढ़ता है। तो खुद पढ़ता है तो वो खुद के नोट्स बनाता है, और वो नोट्स जो होते हैं उसमें वो कुछ इनोवेटिव याद करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स लिखता है कि हाँ, मैं इसको इस तरीके से याद कर लूंगा, इस तरीके से याद रहेगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये जी। चीजें। और ये नोट्स इस तरीके से आपको बनाना चाहिए हर सब्जेक्ट का। की पॉइंट्स इनके निकालने चाहिए कि भाई इतना लंबा सेंटेंस है कि यहाँ से यहाँ तक बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में जो की पॉइंट है वो हम्म। क्या है, उसमें क्या डिस्क्राइब किया है, वो की पॉइंट क्या है, वो निकाल के लिखें और उनको याद रखें, तो बहुत अच्छे से वो उनका नोट्स प्रिपेयर होगा। जी। दूसरी बात यह है कि बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है एक नोट्स में। हम्म। जब आप नोट्स बनाते हैं तो कई चीजें, जो छोटी चीजें होती है ना, वही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि किस छोटी सी चीज के कारण किस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जी। जब आप पढ़ते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो क्लियर होते जाता है। जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी है कि बात आपने बताई कि किसी भी नोट्स चीज को बनाए। नजरअंदाज नहीं करना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना। छोटी सी छोटी लाइन भी जो रहती है इंफॉर्मेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अमित जी, बहुत सारे बच्चे तैयारी तो जैसे मान लीजिए कि किसी बड़े एग्जाम की कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान जो भी छोटे छोटे और एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें भी अपीयर करते हैं, तो क्या उन्हें इस तरह के एग्जाम में अपीयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये तो ऐसा है कि आप बहुत सारे लक्ष्य लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप ऑप्शंस रखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई सारे ऑप्शंस रखने का कोई मतलब नहीं होता। आप जिस सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करें, सपोज आपने पीएससी की करने के लिए आपने तैयारी की है, हम्म। तो पीएससी से जुड़े हुए और भी एग्जाम्स होते हैं, तो वो एग्जाम्स आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि तैयारी का जरिया एक ही है, तैयारी तो एक ही लगनी है। जी। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर आप किसी और भी कई कॉम्पिटिशन्स पे जिसका सब्जेक्ट थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो ऐसे समय पे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और कुछ नहीं। आप हमेशा अपने मेन फोकस पे हमेशा टारगेट रखिए, जो एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीएससी का हो, आप हमेशा फोकस रहिए और उसको प्राइम फोकस मान के तैयारी कीजिए। जी। उससे मिलते जुलते हैं एग्जाम, तो ऑप्शनल आप दे सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा जी। उस एग्जाम्स को, उसकी तैयारी करने में, मेन एग्जाम्स की तैयारी करने में, और
आप अपने आप को जज कर सकेंगे कि कितना आप कितने टाइम पे आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम्स के लिए। जी। सर, एक और जानकारी आपसे लेनी थी। आमतौर पर आज तो हर चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, ज्ञान का अथाह भंडार हमारे पास चंद सेकंड में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी जो जी पहले की स्टडीज होती थी वो बुक पर आधारित होती थी और उसे ऑथेंटिक माना जाता था। आज भी बुक को ऑथेंटिक माना जाता है। ऐसे समय में हम जी। जो इंटरनेट से जो कंटेंट उठा रहे हैं उसकी जो ऑथेंटिसिटी को जज करने के लिए हमें क्या और करना चाहिए? देखिए, जो इंटरनेट से स्टडी मटेरियल उठा रहे हैं, हम्म। आज की डेट में बहुत सारे कंपटीशन के बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं। आप वहां से कंटेंट उठाएं, लेकिन उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, हम्म। देखिए कई बार क्या होता है, मैक्सिमम 80-90% जो चीजें होती हैं वो तो लगभग सेम होती हैं। चाहे आप किसी भी वेबसाइट से आप कोई भी स्टडी मटेरियल उठाएंगे तो 80-90% सही होगी, और वो भी कहीं ना कहीं बुक पे, किसी ना किसी बुक पे बेस्ड रहती है। जी। लेकिन कई बार थोड़ा सा 5-10% ऐसा होता है कि कई किसी बुक में कुछ अलग होता है, किसी स्टडी मटेरियल में कुछ अलग लिखा होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप गूगल सर्च करते हैं तो आप देखिए कि गूगल सर्च में जो ऊपर की जो साइट्स आती हैं, जरूरी हम्म। नहीं कि वो सारे की सारी जो ऑथेंटिक हो। तो आपको कहीं ना कहीं गूगल में ये पहचानना आना जरूरी है कि कौन सी साइट ऑथेंटिक है और वो ऑथेंटिक आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी, जी। और कौन सी नहीं है। लेकिन मोस्टली ये मेरे ख्याल से स्टडी के जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं आती। जी। सर, एक और सवाल उठ रहा है। आजकल बहुत से बच्चे करियर को लेकर काफी फोकस्ड हैं और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर तो वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि घर पे वो स्टडी नहीं हो पाएगी जैसा कि वो बाहर रह के पढ़ सकते हैं। तो ये एक कल्चर सा डेवलप हो गया है। तो क्या वास्तव में इस तरह से सेपरेटाइजेशन से उनको बेनिफिट मिलता है? देखिए, हर चीज का अपना अपना पॉजिटिव पहलू भी है और नेगेटिव पहलू। हम्म। घर में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो घर में आपको बहुत सारी चीजों के लाभ भी होते हैं, जैसे कि आपको इस चीज का टेंशन नहीं होता कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा। आपके लिए जो भी छोटी छोटी जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं आपके घर में पूरी हो जाती जी। है। लेकिन बाहर अगर आप रह के पढ़ते हैं तो आपको सबसे बड़ा टेंशन होता है आपके अपने ऊपर ध्यान देने का। मोस्टली आप अगर किसी भी तैयारी, कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो हम्म। आपको खाना तो डेली खाना ही है। तो खाने का सबसे बड़ा टेंशन होता है बच्चों को। अब घर का खाना होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो घर का खाना है तो बहुत अच्छा होगा, हेल्दी होगा। हम्म। बाहर के खाने पे एक तो टाइम पे खाना नहीं मिलता, दूसरा सही खाना मिल रहा है कि नहीं ये होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां जरूर बच्चे ये झेलते हैं। जी। अब रही बात ये है कि दूसरा दूसरा ये पहलू अगर मैं देखूं तो घर में बहुत आने जाने वाले लोग होते हैं, फैमिली वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं। कहीं ना कहीं बच्चा एक तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो वो चाहता है कि मैं एक सही जगह, ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, सेपरेट हूँ और अपने आप को पढ़ाई करूं। हम्म। बट कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि माहौल ठीक है, नो डाउट, सेपरेशन, सेपरेट होके अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे एक अलग माहौल। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि माहौल आप खुद ही बनाते हैं, ये आपका दिमाग ही आपका एक माहौल बनाता है, पॉजिटिव माहौल। अगर आप में चाह होगी तो आप घर पे रह के भी आप बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि अपने टाइम टेबल जब बनाना है तो आप किस तरीके से ऐसा टाइम चुने जहां पे आपको डिस्टरबेंस कम से कम हो। तो वो हम्म। घर में भी हो सकता है। अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि कभी जिनके यहाँ किराए पे रह रहे हैं उनके यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है या कहीं कुछ हो रहा है, या फिर दोस्त यारों का आना जाना ज्यादा हो जाता है। कई बार हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस वहां पे भी होता है। जी। तो डेडिकेशन के थ्रू ही हम अपने आप को समझा सकते हैं कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट करने वाले फीचर्स हैं, मुझे यहाँ पे रह के पढ़ना है। तो दोनों ही जगह, चाहे वो आप घर पे रह के पढ़े चाहे सेपरेट होके पढ़े, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं डेडिकेटेड हूँ इस एग्जाम के लिए, और मुझे
कोई भी प्रॉब्लम आए उसका एक सॉल्यूशन तरीके से ढूंढना है और अपने आप को डेडिकेटेड रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना जी। अमित जी, एक और चीज जिसका चलन आजकल बहुत बढ़ गया है वो है ग्रुप स्टडीज, ग्रुप डिस्कशंस। तो जब हम है। स्टडीज के जी, लिए बाहर हैं तो ये ग्रुप स्टडीज क्या वास्तव में हमको फायदा पहुंचाती है? ग्रुप स्टडी के लिए मैं सिर्फ एक चीज ये कहूंगा कि जिस भी सब्जेक्ट पे आपको ग्रुप स्टडी करनी है आप पहले पढ़ लीजिए। आप पहले खुद से सेल्फ स्टडी कर लीजिए उस सब्जेक्ट का, फिर आप जाइए ग्रुप स्टडी कीजिए। ग्रुप स्टडी में आप ये देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम आज की डेट में होता यह है कि लोग ग्रुप स्टडी के लिए एक साथ बैठते तो हैं लेकिन साथ में उसी वक्त स्टडी करते हैं, जबकि करना इनको चाहिए कि पहले से उस सब्जेक्ट को स्टडी कर लें और ग्रुप में जाके फिर जब आप स्टडी करते हैं तो आप या तो आप क्या करेंगे कि आपको अगर वो चीजें समझ में आ गई हैं तो आप दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को समझाने में भी आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर दूसरा भी अच्छे से तैयारी नहीं किया है और आप दोनों एक साथ मिलकर एक सब्जेक्ट एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम्म। तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसने भी नहीं पढ़ा है, आपने भी नहीं पढ़ा है और पूरा ध्यान लग नहीं पा रहा है। जी। तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो मेरा हमेशा यही कहना है कि अगर ग्रुप स्टडी के लिए जाएं तो पहले अपनी तैयारी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले ही कर लें और लोगों को वहां पे जाके अगर आप समझा सकते हैं तो बेस्ट है, और इस तरीके से ग्रुप स्टडी हो सकती है। जी। सर, अब ये जानना चाहते जी हैं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं उसके लिए घर का एनवायरनमेंट कैसा जी। होना चाहिए, पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए घर का या कहीं पे भी जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। अगर घर में है बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस घर का जो माहौल है वो हमेशा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ किसी बात पे, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी लाइन से जिस तरीके से उसको पढ़ना है वहां पे वो ना जाके वो कहीं और चले जाएगा। हम्म। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा पेरेंट्स से कि बच्चे का जो एम है उसके एम को आपको भी समझना पड़ेगा और उसके एम को आपको भी मानना पड़ेगा। आपको एज ए टीम उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका जो बेटा है या बेटी है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या कहाँ पे डीमोटिवेट हो रहा है। मोटिवेशनल माहौल बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये कहूंगा कि हर स्टूडेंट को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन जो होता है वो आपको एक तरीके का पीस ऑफ माइंड देता है। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका नॉलेज भी वो देता है। जी। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, आपके कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करेगा वो। तो आप अगर घर पे हैं या कहीं पे भी हैं, आप अपने माहौल में पॉजिटिविटी लेके आइए और पॉजिटिविटी में मैं ये कहूंगा कि डेली अगर 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को शांत बैठा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में। जी। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जी, जानकारी के लिए। और चलते चलते हम चाहते हैं कि हमारे जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा हर बच्चों को सबसे पहले तो मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और उनसे यही कहूंगा कि सिर्फ पढ़ाई आप कर रहे हैं, मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। अपने माइंड सेट आपका माइंड सेट अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव बनेगा। और मेडिटेशन जरूर कीजिए, मेडिटेशन गेट हेल्प। आप जो भी चीजें पढ़े हैं उनको रिकॉल करने में और जिन चीजों को आपको पढ़ना है उनमें कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, जहां अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर आपको मिल रहा है थोड़ा भी कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी है तो आप वहां से दूर हो जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नेगेटिव वाइब्स जो देते हैं, जो फ्रेंड बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सोचना ही नहीं। जी। मैं आप तो करने के लिए बैठे हैं ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए नहीं मैं कर रहा हूँ और मुझसे ये होगा, मैं इसको करके ही दिखाऊंगा।
ये एटीट्यूड आपको रखना है, ये एटीट्यूड आपको मदद करेगा इन चीजों में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज की चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।